हेलो गाइस, सो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 9 हमारा बायोमोलिक्यूल्स। तो सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं? तो बायो मतलब होता है तुम्हारा लिविंग, और मोलिक्यूल्स जो कि तुम्हारे दो या दो से ज़्यादा एटम जो है ना वो मिलके क्या बनाते हैं तुम्हारे मोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे मोलिक्यूल्स या फिर ऐसे कार्बन कंपाउंड जो हमें कहाँ से मिलते हैं? तुम्हारे लिविंग टिश्यूज से। ठीक है, सो द मोलिक्यूल्स और द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यूज उनको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। और इन बायोमोलिक्यूल्स को जो लिविंग टिश्यू हैं या सेल्स हैं वो तुम्हारी यूज़ करती हैं ग्रोथ, डेवलपमेंट और अदर एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है, हमें पता है कि भाई बहुत सारे हमारे जो बायोस्फीयर है उसमें हमारी एक वाइड डाइवर्सिटी रहती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। हम एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं। ठीक है, तो सारे जो तुम्हारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्या वो सेम केमिकल से मिलके बने होते हैं? मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं या फिर जो तुम्हारे कंपाउंड्स होते हैं, तो क्या सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें सेम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं या अलग अलग होते हैं? और लिविंग और नॉन लिविंग, तुम्हारी लिविंग भी, उसके अलावा तुम्हारे नॉन लिविंग, क्या उन दोनों में अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं या सेम होते हैं, या फिर सारे सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर होते हैं या कुछ अलग होते हैं? वो हम पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री में अगर हम एलिमेंट एनालिसिस की हम बात करते हैं तो एलिमेंट एनालिसिस से हमें पता लग जाता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स तुम्हारे लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एलिमेंट एनालिसिस किसकी की? तुम्हारे लिविंग सेल्स की। ठीक है, लिविंग कोई भी तुमने टिश्यू ले लिया, जैसे कि तुमने कोई लीफ ले ली, या फिर तुमने कोई एनिमल का कोई टिश्यू ले लिया, लीवर वगैरह, या फिर तुमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कोई भी पेस्ट ले लिया, उनका तुमने एलिमेंट एनालिसिस किया। एलिमेंट एनालिसिस के बाद उनके पास एलिमेंट्स आ गए, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बाकी के सारे एलिमेंट्स। फिर इन्होंने क्या किया कि सेम एलिमेंट एनालिसिस इन्होंने किसकी की? तुम्हारे पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट की। अब पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट क्या है? ये तुम्हारा नॉन लिविंग है, तो इन्होंने नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की, नॉन लिविंग इसने पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट की भी क्या की? एलिमेंट एनालिसिस की, और इनको क्या मिले? उसमें से एलिमेंट्स मिले। अब उन्होंने देखा कि ये जो इसमें जो एलिमेंट्स मिले हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स होते हैं वो दोनों में सेम होते हैं, कुछ एक को छोड़ के। ठीक है, जो इनको लिविंग में मिले हैं और जो नॉन लिविंग को मिले हैं वो एलिमेंट्स ऑलमोस्ट सेम थे। डिफरेंस क्या था कि जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, जैसे इसमें देख रखा है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर तुम्हारा जो है। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं तुम्हारे, ये तुम्हारे लिविंग में ज़्यादा हैं और नॉन लिविंग में कम है। उसके अलावा तुम्हारा सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये तुम्हारी नॉन लिविंग में ज़्यादा है, और सिलिकॉन तुम्हारा लिविंग में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इनको क्या मिला कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो किस में ज़्यादा है? जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तुम्हारे लिविंग टिश्यू में ज़्यादा है नॉन लिविंग के कंपेयर में। ठीक है, अब आता है तुम्हारा हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन को एनालाइज कैसे कर सकते हैं हम? ठीक है, केमिकल कंपोजिशन को, तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा था कि इन्होंने एक लिविंग टिश्यू ले लिया। जैसे हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि लीफ टिश्यू हमने ले लिया। ठीक है, लीफ टिश्यू लिया उन्होंने। लीफ टिश्यू लेकर के क्या किया इन्होंने? इसको ग्राइंड किया। तुम्हारे मोटर पैशल तो बोल सकते हो, या फिर तुम कुंडी सोटा हम जिसे बोलते हैं, काइंड ऑफ ऐसी होती है। तो इसमें हम ग्राइंड करते हैं टिश्यू को। ग्राइंड करते जब हम टिश्यू, तो उसके साथ हम एक लिक्विड, जिसको हम एक्सट्रैक्शन बफर बोलते हैं, क्या बोला जाता है? एक्सट्रैक्शन बफर। तो उस एक्सट्रैक्शन बफर को यूज़ करते हैं, तो इन्होंने यूज़ किया TCA, दैट इज़ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, इन्होंने TCA यूज़ किया है। TCA, अब ये एक्सट्रैक्शन बफर करता क्या क्या? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि जो हमारे एंजाइम्स होते हैं उनको ये क्या करता है? इनएक्टिवेट कर देता है या फिर इनिबिट करता है उनकी एक्टिविटीज़ को। ठीक है, उसके अलावा जिससे तुम्हारे कुछ एक, जैसे इन्होंने TCA यूज़ किया है, तो TCA क्या करता है? प्रोटीन्स जो होते हैं तुम्हारे, उसकी प्रेसिपिटेशन करवा देता है। तो प्रेसिपिटेशन से क्या होता है कि इसका प्रोटीन का एक्सट्रैक्शन जो है ना बाकी के सॉल्यूशन से वो ईजिली हो सकता है। तो वैसे ये DNA की एक्सट्रैक्शन करवा देता है, DNA की प्रेसिपिटेशन करवा देता है, DNA की, प्रोटीन की। तो हमें जो कंपोनेंट हमें चाहिए सिर्फ हम उसी को लेते हैं, और बाकी को हम उन कंपोनेंट्स को, जैसे हमें प्रोटीन चाहिए किसी भी सैंपल में से, तो हम सिर्फ प्रोटीन को वहाँ से अलग कर सकते हैं और फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, तो ग्राइंड किया लिक्विड एक्सट्रैक्शन बफर से, फिर उसको हमने क्या किया? फिल्टर किया। ठीक है, फिल्टर करने के बाद हमें दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो होता है, क्योंकि एसिड हमने यहाँ पे यूज़ किया, तो एक होता है तुम्हारा फिल्ट्रेट।
तो फिल्ट्रेट होता है तुम्हारा जो लिक्विड पोर्शन होता है, ये एसिड सोल्यूबल पोर्शन होता है, एसिड सोल्यूबल। तो यहाँ पे फिल्टर में दो चीज़ें होती है, एक तुम्हारा फिल्ट्रेट होता है फिल्टर करने के बाद, एक तुम्हारा रिटेंटेट होता है। फिल्ट्रेट तुम्हारा होता है एसिड सोल्यूबल और रिटेंटेट क्या होता है तुम्हारा एसिड इनसोल्यूबल, तुम्हारी जो सब्सटेंस होते हैं वो। ठीक है, अब जो फिल्ट्रेट है इसको फर्दर यूज़ किया और इसको फर्दर तुम्हारे एनालिसिस के लिए भेजा और उससे क्या मिले तुम्हें, तुम्हारे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं या फिर कौन कौन से तुम्हारे कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स या फिर हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमें मिले हैं, उनको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा एसिड सोल्यूबल जो पूल होता है, हम एसिड सोल्यूबल पूल जिसको बोलते हैं, तो इसको तुम अगर जैसे कि तुम्हें प्रोटीन की एनालिसिस करानी है, अगर तुम्हें प्रॉपर प्रोटीन चाहिए, ठीक है, कि उसके भी सिर्फ प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन के एनालिसिस के लिए तुम कहाँ भेजते हो, LC-MS के लिए भेजते हो। तो वहाँ पे उसके अलावा अगर तुम्हें मेटाबोलाइट्स करवाने हैं, क्या करवाने, जैसे मेटाबोलाइट्स करवाने हैं, ठीक है, तो मेटाबोलाइट्स करवाने के लिए तुम GC-MS के लिए भेजते हो, GC-MS या GC-MS के लिए भी भेज सकते हो। उसके अलावा अगर तुम्हें एलिमेंट एनालिसिस करवानी है, एलिमेंट एनालिसिस के लिए अगर तुम्हें करवाना है तो उसके लिए तुम किसके पास के लिए जाते हो, ICP-MS। ये टेक्निक्स है तुम्हारी, LC-MS, ICP-MS, GC-MS, तो इनके लिए भेजते हो। ठीक है, तो उससे हमें मिलता क्या है कि जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है, प्रोटीन है तुम्हारा, मेटाबोलाइट्स हैं, कुछ भी है तुम्हारा, तो उसकी स्ट्रक्चरल, उसका जो फॉर्मूला होता है वो, उसके अलावा मिलता है उसकी स्ट्रक्चर। ये दोनों चीज़ें हमें मिल जाती हैं, एक तो स्ट्रक्चर और एक फॉर्मूला। याद रखना जो एक्सट्रैक्शन बफर हम यूज़ करते हैं वो हर किसी में सेम यूज़ नहीं करते हैं, अलग अलग प्रोसेस जो हम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग तुम्हारा एक्सट्रैक्शन बफर होता है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं कि जो एनालिटिकल टेक्निक्स होती हैं तुम्हारी, जैसे वो मैंने अभी बताया है, जो हमारे कंपाउंड्स वगैरह पे हम डालते हैं तो उससे हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और उसके प्रोबेबल स्ट्रक्चर मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से डेफिनेशन दी गई है कि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो हमें लिविंग टिश्यू से मिलते हैं उनको हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, अब लिविंग टिश्यू में ये तो पता चल गया कि ये तो हमारे ऑर्गेनिक हैं। अब तुम्हें ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जो अब तक हमें मिले वो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मतलब जिसमें जो लिविंग जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, लिविंग जो हमारे सेल्स टिश्यू जो भी होते हैं जो इनको फॉर्म करते हैं। उसके अलावा इसमें कार्बन होता है, याद रखना इसमें क्या होता है, कार्बन होता है। इनऑर्गेनिक जो होते हैं ना उसमें कार्बन नहीं होता है और उनको लिविंग तुम्हारे टिश्यूज़ फॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, ये सिंथेसाइज नहीं करते हैं। तो अब ये नहीं है हमारी बॉडी में सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हमारी बॉडी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी हैं। तो वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो उसका प्रोसेस मैं बता देती हूँ आपको। जैसे हमने मान लो कोई भी लीफ टिश्यू लिया, ठीक है, अब इस लीफ टिश्यू को डायरेक्ट हमने वे किया तो हमारे पास वेट वेट आ जाता है। उसके बाद हमने इसको ड्राई किया तो तुम्हारा उसके बाद कौन सा आता है, तुम्हारा ड्राई वेट होता है। उसके बाद हमने इसको पूरा ऐश में कन्वर्ट कर दिया, मतलब हमने इसको बर्न कर दिया। बर्न करने की वजह से क्या होता है कि तुम्हारा जो हम बोल सकते हैं कि कार्बन जो कंपाउंड्स होते हैं, तुम्हारे कार्बन जो कंपाउंड्स होते हैं वो किसकी फॉर्म में, वो तुम्हारे CO2 गैस की फॉर्म में, और तुम्हारे जो वाटर होता है वो तुम्हारा इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो जो कार्बन कंपाउंड्स है वो तुम्हारे इस गैसेस की फॉर्म में या फिर तुम्हारा वाटर जो होता है ना वो सारा इवेपोरेट हो जाता है। तो तुम्हारे पास अब क्या बचे हैं, बर्न करने के पास तुम्हारे पास बची है ऐश, और इस ऐश में क्या होते हैं तुम्हारे जब इसका एलिमेंटल एनालिसिस किया, इसके एलिमेंट एनालिसिस से तुम्हें क्या मिला, तुम्हें मिले कुछ एक एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स, जैसे तुम्हारे होते हैं कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तुम्हारा पोटेशियम, वाटर है, NaCl है, तुम्हारे CO3, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिली थी, फॉस्फेट है, सल्फेट है। ठीक है, तो ये होता है कि हमारे जो लिविंग टिश्यू है ना उनमें तुम्हारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों टाइप के एलिमेंट्स या कंपाउंड्स पाए जाते हैं। अब अगर केमिस्ट्री की नज़र से हम देखें तो हमें क्या मिले हैं, एल्डिहाइड मिले हैं, कीटोन्स मिले हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स मिले हैं। एरोमेटिक मतलब जिसमें तुम्हारी ऐसे करके क्या होती है, बेंजीन रिंग वगैरह होती हैं। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन्स क्या होते हैं, तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं। पर अगर हम बायो की
पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें क्या मिले हैं, हमें मिले हैं अमीनो एसिड्स मिले हैं, न्यूक्लियोटाइड्स मिले हैं, फैटी एसिड्स मिले हैं। ठीक है, अब आते हैं, अब हम पढ़ते हैं अमीनो एसिड्स के बारे में। यहाँ पे मैं थोड़ा बेसिक ही बता रही हूँ, बाकी बाद में जाके डीप में पढ़ेंगे। अमीनो एसिड्स की हम बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, तुम्हारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। पहले तुम्हारे कितने अमीनो एसिड थे, तो 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स थे। एसेंशियल अमीनो एसिड्स मतलब जो मेनली हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, पर उसके बाद तुम्हारे 2 और ऐड कर दिए गए तो 22 हो गए थे। अब 21 तुम्हारा था कौन सा, तो 21 था तुम्हारा सेलेनोसिस्टीन। 21 कौन सा था तुम्हारा, सेलेनोसिस्टीन। और जो 22 तुम्हारा आया था वो कौन सा था, पायरोलाइसिन। ठीक है, सेलेनोसिस्टीन एंड पायरोलाइसिन, ये तुम्हारे 2 और ऐड हो गए थे, तो टोटल कितने हैं तुम्हारे 22। ठीक है, ये याद रखना। अब अमीनो जो एसिड्स होती हैं वो तुम्हारे उसमें कौन कौन से होते हैं, अगर अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर की बात करूँ तो एक कार्बन होता है, कार्बन से तुम्हारा एक R ग्रुप अटैच होता है, एक H होता है, एक तुम्हारा COOH कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, और एक तुम्हारा अमीनो ग्रुप होता है। ठीक है, ये तुम्हारी एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड की। ये जो R ग्रुप है ना, इसी R ग्रुप के बेसिस पे तुम्हारे डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं। इस R ग्रुप के बेसिस पे तुम्हारे अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं। अब यहाँ पे एक बोला गया है कि जो तुम्हारा अमीनो एसिड्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होती हैं। ठीक है, इसका मतलब समझना, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स क्या होती हैं। मीथेन की स्ट्रक्चर पता है तुम्हें, CH4 होती है, तो एक कार्बन और उससे क्या अटैच होता है तुम्हारा 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो कार्बन होता है वो कौन सा होता है तुम्हारा, अल्फा होता है, और यहाँ पे भी जो कार्बन होता है वो कौन सा होता है तुम्हारा, अल्फा होता है। तो ये को अल्फा अमीनो एसिड बोला जाता है। तो इसकी स्ट्रक्चर, क्योंकि इस मेन एक कार्बन से इसके 4 अलग अलग ग्रुप अटैच हैं, इसी वे में जो एक कार्बन है ना उससे 4 अलग अलग ग्रुप अटैच होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, क्योंकि काइंड ऑफ इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना वो तुम्हारी कैसी होती है, मीथेन जैसी होती है। ठीक है, अब 4 होते हैं तुम्हारे कौन कौन से, R ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल होता है, अमीनो होता है, और एक तुम्हारा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। इसमें कोई इशू नहीं होगा, मैंने बता दिया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि अगर R ग्रुप की जगह पे तुम्हारा हाइड्रोजन हो तो उसको क्या बोलेंगे। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दो तुम, तो ये क्या होता है तुम्हारा, किसकी स्ट्रक्चर होती है, ग्लाइसिन की। अगर तुम्हारे R ग्रुप की जगह पे क्या हो, हाइड्रोजन के अलावा अगर मिथाइल ग्रुप हो, CH3 प्रेजेंट हो, तो ये कौन होता है तुम्हारा, तो ये बन जाता है तुम्हारा एलिनीन। ठीक है, और अगर R ग्रुप की जगह पे तुम्हारा CH2OH प्रेजेंट हो या हाइड्रोक्सिल मिथाइल प्रेजेंट हो, हाइड्रोक्सी मिथाइल, तो ये तुम्हारा क्या बनाता है, सेरीन। ठीक है, हमारी मेनली जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है ना अमीनो एसिड्स के, वो मेनली किसके बेसिस पे होती हैं, तुम्हारे कार्बोक्सिल ग्रुप पे, अमीनो ग्रुप पे, और तुम्हारा जो कौन सा R ग्रुप अटैच है उसके बेसिस पे होती हैं। तो तुम्हारे कार्बोक्सिल नंबर कितने प्रेजेंट है, तुम्हारे कार्बोक्सिल ग्रुप के नंबर कितने प्रेजेंट है, तुम्हारे अमीनो ग्रुप के कितने नंबर प्रेजेंट है, और तुम्हारा जो R ग्रुप, ठीक है, तो कितने नंबर प्रेजेंट हैं इन दोनों के, उसी बेसिस पे तुम्हारे जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, वो होते तुम्हारे एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, और तुम्हारे न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, एसिडिक की हम बात करें तो इसका एग्जांपल होता है ग्लूटामिक एसिड। बेसिक की हम बात करें तो इसमें होता है तुम्हारा लाइसिन। अगर हम न्यूट्रल की बात करें जिसपे कोई चार्ज नहीं होता है तो वो कौन सा होता है तुम्हारा, वेलिन। ठीक है, एसिडिक मतलब जिसमें नेगेटिव चार्ज हो, बेसिक जिसमें मेनली पॉजिटिव चार्ज हो, न्यूट्रल मतलब जिसमें कोई भी चार्ज नहीं हो। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ जिसको बोलते हैं ज्यूटाइन फॉर्मेशन। अगर ये तुम्हारे मेनली पीएच पे डिपेंड करता है ज्यूटाइन फॉर्मेशन की। अगर तुम्हारा पीएच कम है मतलब तुम्हारा एसिडिक है तो उस पर तुम्हारा ओवरऑल चार्ज कौन सा होगा, प्लस चार्ज होगा। ठीक है, अगर तुम्हारा पीएच ज़्यादा है, बेसिक में आता है, तो तुम्हारा ओवरऑल चार्ज इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, पर अगर तुम्हारा न्यूट्रल पीएच है तो तुम्हारा ओवरऑल चार्ज क्या होगा, 0। यहाँ पे ओवरऑल चार्ज 0 होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये जो बीच वाला है ना न्यूट्रल पे, ये क्या होती है, तुम्हारी ज्यूटाइन की फॉर्म होती है। ठीक है।